जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके जो है पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जो हम सभी पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा देना। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या समझने वाले हैं, हमारा जो इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो इसमें देखने वाले हैं कौन कौन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब इटली का एकीकरण हो रहा था इसमें जो सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण जो योगदान दिए थे मेजनी साहब, इनके बारे में हम सभी समझने वाले हैं। तो यहाँ पर समझेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का जो है ये हमारा पिक्चर है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो मेजनी के बारे में हम सभी समझते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। मेजनी कौन था, तो आप सभी को एक लाइन में उत्तर दे देना। मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और जो है योग्य सेनापति था। यहाँ से आप सभी का जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें जो है आदर्शवादी गुण अधिक था, व्यवहारिक गुण कम था। ये जो हमारा मेजनी था इसके अंतर्गत जो है तत्कालीन जो अभी फ्यूचर में वर्तमान में जो वहाँ पर राजनीतिक हो रहा था इसकी जो है उतना ज़्यादा पकड़ नहीं था, वहाँ पर उनका जो है बेहतर समझ नहीं था। यहाँ पर समझेंगे तो उसमें जो आदर्शवादी दो गुण था यहाँ के इसके अंदर मेजनी के अंदर बहुत अधिक था। लेकिन जो उनके अंदर जो व्यवहारिक गुण होना चाहिए वो जो है क्या था, तो उसके अंदर व्यवहारिक गुण कम था, आदर्शवादी गुण जो उनके अंदर ज़्यादा था। आगे देखेंगे, अपनी पराजय के बाद मेजनी ने हार नहीं मानी। और यहाँ पर जो मेजनी जो इटली का एकीकरण करने के लिए गए थे वहाँ पर क्या हो गया, इनका पराजय हो गया, हार हो गया। फिर भी जो है उन्होंने क्या किया, अपनी हार नहीं माना। आगे देखेंगे, सन 1831 ईस्वी में इसने जो है उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। और यहाँ पर आप सभी को समझना है 1831 ईस्वी में जो है मेजनी साहब द्वारा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया, जिसमें जो है नवीन इटली के निर्माण में जो हमारा जो नया इटली का निर्माण हो रहा है, इटली का एकीकरण होगा, वहाँ पर उनकी जो भी महत्वपूर्ण योजना थी उनके बारे में जो भी अधिक सोचना था सभी महत्वपूर्ण भाग उसमें लिए गए थे। किस संस्था की स्थापना की, तो सबसे पहले तो आप सभी याद रखिएगा मेजनी द्वारा जो है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। और एग्जाम में आएगा कब किया गया था, तो 1831 ईस्वी में, याद रखना है आप सभी को। आगे देखेंगे, इसका उद्देश्य जो है इटली प्रायद्वीप के विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना, संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। और इनका जो एक ही उद्देश्य था, इटली में जो भी प्रायद्वीप था, विदेशी जो भी बाहर से हस्तक्षेप हो रहा था उसके अंदर जो इटली के अंदर जो शोषण हो रहा था उसको क्या करना था, तो समाप्त करना था। और संयुक्त गणराज्य जो है यहाँ पर क्या बनाना चाहता था, तो मेजनी द्वारा जो है संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना चाहता था। आगे देखेंगे, सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। और यहाँ पर आप सभी को समझना है मेजनी के द्वारा जो दो महत्वपूर्ण जो है संस्था की स्थापना किया गया था। पहला देखेंगे तो यंग इटली का किया गया था, और कब किया गया था, तो 1831 ईस्वी में। और इन्होंने जो दूसरी संस्था की स्थापना किया जिसे यंग यूरोप बोलते हैं, इनका कब हुआ था, तो 1834 ईस्वी में। और इसमें समझेंगे तो 1834 ईस्वी में जो है इन्होंने किस संस्था की स्थापना की, तो यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की और गठन कर दिया। और मेजनी ने यूरोप के अन्य जो भी यूरोप के अंदर जो भी अन्य देश था सभी में क्या किया, प्रोटेस्ट करने का यानी आंदोलन करने का क्या किया, उन सभी लोगों के अंदर जो है प्रोत्साहन भर दिया। आगे देखेंगे, सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया था तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। और यहाँ पर आप सभी समझना है, जब 1848 ईस्वी में जब फ्रांस के अलावा पूरे यूरोप में जब जो क्रांति का दौर आया, यहाँ पर सभी लोग जो अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होने लगा, सब बहुत ज़्यादा में जो वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा, आंदोलन होने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस सहित यूरोप के जो भी देश अन्य देश थे सभी के अंदर जो है यहाँ से मेटरनिक को छोड़कर जो है ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा मेटरनिक को। आगे देखेंगे, इसके बाद इटली में राजनीतिक में पुनः मेजनी का आगमन हो गया। और जस्ट इसके बाद जो यहाँ पर जो मेटरनिक थे इन्होंने क्या कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। इसके जस्ट बाद जो है एक बार तो क्या हुआ, मेजनी फिर से हार गया था,
पुनः जो इन्होंने जो दो संस्था की स्थापना की, यंग इटली, यंग यूरोप, उसके तहत जो उन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप में जंग खराब कर दिया, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पर अभियान करने लगा। उसके बाद अंततः जो है ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जो है मेटरनिक चला गया। फिर जो एक बार पुनः जो है मेजनी का क्या होता है, आगमन होता है। आगे देखेंगे मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण, उसमें एक गणराज्य बनाना चाहता था। और यहाँ पर मेजनी जो थे संपूर्ण इटली का क्या करना चाहता था, पूरे आप सभी को पता होना चाहिए, इटली जो था यहाँ पर क्या कर दिया था, छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे जो है राज्य बना दिया गया था। पूरे हर एक जगह का अलग अलग सभी चीज़ कर दिया था। तो इन्होंने क्या चाहा, सभी पूरा इटली, संपूर्ण इटली को एक जगह करना चाहता था और उसमें जो है गणराज्य बनाना चाहता था। जबकि छार्डिनिया पीडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता। और साथ ही में जो यहाँ पर और जो देश था, जैसे देखेंगे सार्डिनिया था, पीडमाउंट था, यहाँ के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट, ये जो अपने नेतृत्व में क्या करना चाहता, ये जो भी प्रांत था उसमें अपने अंदर जो है विलय करना चाहता था, उसमें जो उसको स्थापित करना चाहता। उधर देखेंगे पोप में इटली के धर्मराज बनाने का पक्षधर था, और उस साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इटली जो थे इसके धर्म, इधर जो पोप था इसको जो है इटली में धर्मराज बनाने का क्या हुआ था, तो पक्षधर चल रहा था। आगे देखेंगे इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इस तरह देखेंगे तो हर एक जगह जो है अलग अलग क्या चल रहा था। देखेंगे यहाँ पर हम सभी, तो यहाँ पर सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक जो एल्बर्ट था वो अपना चलाना चाहता, सभी को एक साथ विलय करना चाहता। उधर पोप देखेंगे तो अपना इटली में धर्मराज बनाना चाहता था। इस तरह के जो देखेंगे तो सभी यहाँ पर जो भी शासक थे सभी के अंदर जो टकराव हो रहा था, इससे जो एकीकरण करने में क्या हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो रहा था। कालांतर में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इटली के कुछ भागों में आक्रमण किए जाने पर, जिससे जो है सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली में जो है जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया था। और यहाँ पर आप सभी को समझना है, जब जो यहाँ पर कालांतर में जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो इटली में कुछ भागों पर क्या कर दिया गया था, अटैक कर दिया गया था, आक्रमण कर दिया गया था, जिसमें जो है सार्डिनिया के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट का क्या हो गया, इसमें पराजय हो गया, यानी बहुत अधिक मात्रा में इनका हार हो गया। फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के जो हस्तक्षेप, जो इटली में जो भी जनवादी वहाँ पर आंदोलन, छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, इसको क्या कर दिया गया, कुचल दे दिया गया। इस प्रकार मेजनी को पुनः हार हुई और फिर जो है वहाँ से इनको पलायन करना पड़ा। और इस तरह आप सभी को समझना है, फिर जो है जैसे छोटे छोटे लेवल पर जो भी आंदोलन हो रहे थे, इन सभी जो द्वारा जो जनवादी आंदोलन को क्या कर दिया गया था, कुचल दिया गया था। और इस प्रकार जो मेजनी में पुनः क्या हो गया, फिर से मेजनी का एक बार हार हो गया। उसके बाद जो इनको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। फिर यहाँ पर समझेंगे हमारा जो एकीकरण का दूसरा चरण क्या है वहाँ पर हुआ था इटली में। तो देखेंगे हमारा 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ती रही और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। और यहाँ पर पहला जो चरण हुआ था उसमें क्या हो गया, 2 बार मेजनी का पराजय हुआ, फिर जो वहाँ से क्या करना पड़ा, उनको पलायन करना पड़ा। फिर 1848 की जब यहाँ पर इटली का एकीकरण फिर होने का प्रस्तुत प्रयास किया गया, फिर भी जो है वहाँ पर असफल रहा, वहाँ पर जो अच्छे तरीके से क्या हो पाया, एकीकरण नहीं हुआ। धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो भी लोग थे, ये जो आंदोलन कर रहे थे, इसके कारण जो लोगों के अंदर जन जागरूकता बढ़ती जा रही थी, राष्ट्रीयता की, अपनी देश के प्रति जो है भावना तीव्र से बढ़ती जा रही थी। इटली में देखेंगे सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर एमेनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। और यहाँ पर आप सभी को समझना है, सार्डिनिया और पीडमाउंट का जो नया शासक था कौन था, तो विक्टर एमेनुएल, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयासों से इटली का एकीकरण कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया, नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर आप सभी को समझना है विक्टर एमेनुएल कैसे शासक थे, तो याद रखना यह जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के शासक थे। उनके प्रयासों में क्या किया जा रहा था, तो एकीकरण करने का जो है काम जारी रहा था। इसके जो भी नीति निर्देश थे, इसके कारण जो इनको क्या बना दिया गया था, वहाँ के जो प्रधानमंत्री विक्टर काउंटर कावूर को जो है यहाँ पर क्या, काउंटर कावूर को जो है विक्टर एमेनुएल द्वारा जो है प्रधानमंत्री क्या कर दिया गया था, तो नियुक्त कर दिया गया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, और काउंटर काबुल को जो है विक्टर एमेनुएल ने किस पद की उपाधि दे दिया, यानी किस पद पर नियुक्त कर दिया था, प्रधानमंत्री के पद पर इसे नियुक्त कर दिया गया था। यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं। यहाँ पर जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो यहाँ के जो मेजनी थे, मेजनी का पहला प्रयास था। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे आप काउंटर कावूर भी यहाँ के क्या हो चुके थे, तो प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके थे। आप देखेंगे काउंटर कावूर जो है अपना क्या क्या योगदान दिए थे इटली के एकीकरण में, इनको समझते हैं। तो काउंटर कावूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, काउंटर काबूर जो है कैसा जो है शासक था, तो याद रखना आप सभी को, यह जो है कूटनीतिक था एवं जो है राष्ट्रवादी था।
वह जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो ऑस्ट्रिया को मानता था, और जब इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय, तो सबसे बड़ी जो बाधा किसे मानता था, तो ऑस्ट्रिया को मानता था। कौन मानता था, तो काउंटर काबुल। ये तब उसने जो है ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और साथ ही में आप सभी को यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, ऑस्ट्रिया को क्या मानता था, सबसे बड़ा जो इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। फिर उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए जो है अपना किससे दोस्ती करने लगा, तो ऑस्ट्रिया फ्रांस के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आगे देखेंगे 1853-54 की क्रेमिया युद्ध के बाद काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का जो आग्रह भी नहीं किया था। और यहाँ पर आप सभी को समझना है, जब 1853-54 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो क्रेमिया युद्ध। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, तो आप सभी को समझना है। काबुल ने जो है फ्रांस की ओर से युद्ध करने को क्या कर दिया था, अपने मन से जो है इन्होंने फ्रांस जो है क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया के साथ अपना मन से क्या कर दिया, तो घोषणा कर दिया जो है दोनों युद्ध करने वाले हैं। जबकि जो है इसके लिए फ्रांस ने जो है किसी प्रकार की जो है क्या किया, तो काउंटर काबुल से जो है कोई भी आग्रह भी नहीं किया, फिर भी जो है इन्होंने कर दिया घोषणा। इसका पक्ष जो है लाभ का काबुल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन के फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ फ्रीडमांट को भी बुलाया गया। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे युद्ध की जो है शांति के लिए किस किस देश को बुलाया गया था, तो याद रखने की जरूरत है। हमारा जो है पेरिस में जो है सम्मेलन हुआ, उसमें जो है फ्रांस तथा जो है ऑस्ट्रिया के साथ फ्रीडमांट को भी बुलाया गया। इसमें जो है काबुल की जो है महानता बढ़ गई। और इसी समय देखेंगे तो क्या हुआ, तो काउंटर काबुल जो थे क्या किया, एक अपने मन से जो है घोषणा कर दिया एक तो युद्ध करने के लिए, और इसमें जो है सभी देश को एक साथ बुलाया गया। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक जो महानता किसको मिलने लगा, तो काउंटर काबुल को मिलने लगा। इस सम्मेलन में जो है काबुल ने इटली के ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप के जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इसी समय जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है क्या किया, काउंटर काबुल को जो है हस्तक्षेप में जो है गैर घोषित कर दिया, जिसके कारण जो है संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर चल गया। और इसी कारण जो है संपूर्ण यूरोप का ध्यान किसके तरफ चल गया, तो इटली के तरफ चल गया। और यही तो चाहता था काउंटर काबुल। इस प्रकार इटली की समस्या काउंटर काबुल ने जो अपने कूटनीतिक के बल पर संपूर्ण यूरोप की जो है समस्या बना दिया। और इसी जो अपनी जो राजनीतिक उसकी जो सूझबूझ थी, जो भी उसका बुद्धि था राजनीतिक में, इसी के कारण जो है उन्होंने इसी बल पर जो है यूरोप को क्या कर दिया, तो संपूर्ण समस्या इसी कारण बना दिया। काबुल ने नेपोलियन थर्ड की भी एक संधि, जिसके तहत जो फ्रांस में ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रीडमांट की सैन्य समर्थन देने का वादा किया था। और यहाँ पर आप सभी समझिएगा, काउंटर काबुल जो थे नेपोलियन जो थर्ड था, इसके संधि के लिए तहत जो है फ्रांस में ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या कर दिया था, तो फ्रीडमांट के साथ जो सैन्य समर्थक यानी जो सेना का जो भी होता है समर्थक, वो देने का वादा किया था। बदले में जो है नीस और सेवाई के नामक दो रियासतों काबुल काउंटर को देना स्वीकार कर लिया था। और बदले में जो है यहाँ पर क्या किया, तो ये तो पहले जो है काबुल साहब क्या किया, नेपोलियन जो तीसरा था उसके तहत जो है फ्रांस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या किया था, तो सैन्य समर्थक देने का क्या किया था, तो उससे वादा किया था। और बदले में ये क्या चाहता था, तो बदले में नीस और सेवाई नामक दो जो रियासतों थे, जो भी राज्य थे, इनको जो है काबुल ने फ्रांस देने की क्या कर दिया था, तो स्वीकार भी कर लिया था। फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया था कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतों जनमत संग्रह के आधार पर अगर फ्रीडमांट को मिलाना चाहोगे, तो इस फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच ये भी चल हो चुका था, अगर जो तुम फ्रांस और काबुल को यह आश्वासन भी दे दिया था, अगर तुम जो है उत्तर तथा मध्य इटली को जो है जनमत संग्रह के आधार पर अगर फ्रीडमांट को एक साथ अगर मिलाना चाहते हो, तो इसके साथ जो है फ्रांस जो है आपको कुछ भी विरोध भी नहीं करेगा, कुछ भी जो है झगड़ा भी नहीं करेगा, इस तरह जो आश्वासन भी दे दिया था। इसके लिए जो है काबुल को आलोचना भी दी जाती है। उससे जो है नीस तथा सेवाई नामक जो है प्रांतों को फ्रांस देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलाफ कर दिया था। और यही जो कारण था जिससे क्या हो गया था, तो काबुल की जो है यहाँ पर क्या होने लगे, तो आलोचना भी होने की जाती थी। उसने जो है नीस तथा सेवाई नामक जो भी प्रांत थे, जो उनको जो है फ्रांस देने का क्या कर दिया था, तो आश्वासन कर दिया था, जिससे जो इनकी राष्ट्रीय अस्मिता के साथ क्या होने लगा, तो खिलाफ होने लगा। महत्वपूर्ण है, तब तक जो है इटली एक राष्ट्र के रूप में उभर भी नहीं था। और यदि दो प्रांत को खोकर उत्तरी तथा मध्य इटली एकीकरण हो जाता, तो यह बड़ी उपलब्धि थी। और क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना जो है इटली का एकीकरण जो है काबुल की दृष्टि से संभव नहीं था, जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इटली एक राष्ट्र के रूप में अगर उभरना चाहता था, तो यदि दो प्रांत अगर यहाँ से खो भी देता, जैसे देखेंगे उत्तरी तथा मध्य जो इटली था, इसको अगर खो भी देता था, तो यह जो है सबसे बड़ी उपलब्धियाँ था। क्योंकि देखेंगे फ्रांसीसी दो मदद के बिना जो है इटली का एकीकरण जो है इनके नज़र में, काउंटर काबुल के नज़र में क्या था, तो असंभव था, ऐसा हो ही नहीं सकता था। आगे देखेंगे इस बीच में जो है 1859-60 में जो ऑस्ट्रिया और फ्रीडमांट के सीमा संबंधित विवादों के कारण युद्ध आरंभ हो गया। और इसी समय जो 1800 कब से, तो 1859 और 60 के बीच जो है ऑस्ट्रिया
और जिसके साथ वो पीडमाउंट के बीच जो भी सीमाओं था, इसका जो बॉर्डर था, इससे संबंधित क्या होने लगा, तो विवाद के कारण जो है दोनों देश में क्या होने लगा, युद्ध भी होने लगा। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से जो है पराजित हो गया। यही जो यहाँ पर क्या हुआ, तो युद्ध में जो इटली के जो भी समर्थक थे वहां पर फ्रांस ने जो क्या किया, अपने साथ जो वहां पर सेना को उतार दिया, और इससे कारण जो जो भी ऑस्ट्रियाई सेना था, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो भी सेना था, उसको जो है पूरी तरह बहुत ही अधिक मात्रा में उनका क्या हो गया, हार हो गया, पराजय हो गया। आगे देखेंगे ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोमांड पर जो है पीडमाउंट का कब्जा हो गया, और यहीं पर जब युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और जो पीडमाउंट के बीच जब युद्ध हुआ, जब सीमा संबंधित बॉर्डर संबंधित जो युद्ध हुआ था, कब, तो 1859 से 60 ईस्वी, इसी समय जो है इटली में जो समर्थ जो है फ्रांस ने अपनी क्या कर दी, वहां पर सेना उतार दिया, जिसके कारण जो ऑस्ट्रिया की जो भी सेना था उनका जो है बहुत बुरी तरह से उनका हार हो गया। और यहीं पर देखेंगे एक बहुत बड़ा राज्य था यहाँ पर इटली में, जिसका नाम क्या था, तो लोबांड, इससे जो है पीडमाउंट का क्या हो गया, इसके ऊपर कब्जा हो गया। एक तरफ देखेंगे तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, और दूसरी तरफ देखेंगे तो नेपोलियन इटली को राष्ट्रवाद से घबराने भी लगा था। और यहाँ पर देखेंगे एक तरफ क्या होते जा रहा था, यह जो लड़ाई जो है बहुत ही लंबी होती जा रही थी, और दूसरी तरफ देखेंगे तो नेपोलियन ने क्या किया, तो इटली को राष्ट्रवाद से होने से क्या होने लगा, तो इसके अंदर घबराहट होने लगा, क्योंकि देखेंगे उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी, और नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अंततः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के बाद परंतु जो है नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। और यहाँ पर आप सभी को समझना है, उत्तर और मध्य इटली की जनता जो है किसके पक्ष में चला गया था, तो काबुल के काउंटर काबुल के पक्ष में चला गया। बड़े जन सैलाब के रूप में जो है एकीकरण के आंदोलन प्रोटेस्ट होने लगा। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए जो है क्या था, वहां पर तैयार बिल्कुल नहीं था। अंततः वेनेसिया पर जो है विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद जो है नेपोलियन ने अपनी सेना को क्या हुआ, जैसे ही जो है वेनेसिया पर आक्रमण किया, जैसे बाद उनका जो है विजय हो गया, वो जो जीत लिया वेनेसिया, तो तुरंत जो नेपोलियन जो थे अपना सेना को क्या कर लिया, वापस बुला लिया। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं काउंटर काबुल को, यही जो थे काउंटर काबुल। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने जो है ऑस्ट्रेलिया तथा पीडमाउंट के बीच जो है मध्य स्थिरता करने की बात स्वीकार कर ली। इस तरह की संधि के अनुसार लेवांड तथा जो है पीडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार माना गया। और यहाँ पर जैसे ही जो है इन सभी राज्यों देशों के बीच जो है झगड़ा हो रहा था, उसके बाद जो नेपोलियन जो तीसरा था थर्ड, उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया तथा जो पीडमाउंट के बीच जो है मध्य स्थिरता रखने की बात स्वीकार कर ली। और ऑस्ट्रेलिया और था, और उसके बाद जो पीडमाउंट, इन दोनों देश के बीच क्या हो रहा था, जो बॉर्डर विवाद लेकर जो झगड़ा हुआ था, इसी के बीच जो दोनों के क्या बीच हो गया, तो मध्य स्थिरता रखने की बात स्वीकार कर ली। इस तरह जो है संधि के अनुसार लोम्बार्ड पर जो है पीडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर जो ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो आप सभी को बिल्कुल याद रखना, एक बड़े राज्य के रूप में जो है इटली सामने आया, और इसी प्रकार जो है एक बड़े राज्य के रूप में जो है इटली क्या हो गया, तो सामने के रूप में आया। परंतु काबुल का यह ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था, तथा जो काउंटर काबुल था, इनका ध्यान जो है किस और पर अधिक था, तो मध्य तथा जो उत्तरी जो इटली था, इसका एकीकरण पर इसका जो है सबसे ज़्यादा ध्यान था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाएं प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज का जो है पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। और यहाँ पर आप सभी को समझना है, परंतु जो काबुल का ध्यान जो किस तरफ था, तो उत्तरी जो इटली था उसके साथ जो मध्य इटली था, इनका सबसे ज़्यादा उसी पर ध्यान था। परंतु देखेंगे नेपोलियन की सेवाएं जो है प्रदेश देने का क्या किया था, तो नेपोलियन जो था इसको जो है सेवाएं प्रदेश देने का क्या कर रहा था, तो लोभ देते जा रहा था। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे ऑस्ट्रिया जो पीडमाउंट युद्ध में जो है फ्रांस से निष्क्रिय रहने तथा जो है इटली के राज्य में जो है पीडमाउंट विरोध जो है बोला था, हम जो है दो युद्ध करेगा, तो यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कोई भी हम अपना जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विरोध में हम नहीं आएंगे, ये जो है आश्वासन दे दिया था। बदले में देखेंगे नेपोलियन ने यह शर्त रख दिया था कि जिन राज्य का विलय होगा वह जनमन संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ थी, इसीलिए काबुल ने कूटनीति का परिचय देते हुए स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर क्या किया, ये जो बात था, काउंटर काबुल जो है ये बहुत बड़े जो है कूटनीतिक थे, बहुत बड़े जो राजनेता थे, इनको जो है इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पकड़ था, और सभी को पता था ये जो है किसके सब वहाँ के जो जनते लोग थे किसके तरफ थे, तो काउंटर काबुल के तरफ थे। तो ये जो बात बोले थे, ये जो नेपोलियन जो शर्त रखा था, ये जो है बिल्कुल उस शर्त को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया, मान लिया।
देखेंगे 1860-61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों जैसे देखेंगे परमा हो गया, मेडेन हो गया, टस्कनी आदि जो भी मिला मिला था वह जनमत संग्रह से इस पुष्ट में कर लिया। ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड का जो है पीडमाउंट को समर्थक के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। और यहाँ पर देखेंगे 1860 और जो 61 में काबुल ने सिर्फ जो है रोम को छोड़कर यहाँ पर क्या किया, रोम छोड़ दिया, बाकी जो उत्तर तथा मध्य इटली जो था सभी रियासतों के अंतर्गत जो है क्या क्या आया था, तो परमा हो गया, मोडेना हो गया और टस्कनी, ये सभी को क्या किया, अपने अंदर मिला लिया, जनमत का संग्रह कर इस तरह जो है पुष्टि कर लिया था। उनको पहले से पता था काउंटर काबुल का ऐसा होना ही तय है, तो इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, उसके बात को स्वीकार कर लिया और वही आखिर जाके लास्ट में हुआ। ऑस्ट्रेलिया भी जो है फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा जो है पीडमाउंट के समर्थन का भय से कोई भी कदम नहीं उठाया। और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया था वो क्या किया, फ्रांस तथा इंग्लैंड के जो तथा पीडमाउंट द्वारा जो भी समर्थक किया था इसके भय से जो है अगला कोई भी कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जर्मनी का एकीकरण की समस्या में जूझ रही थी और यही जो कारण था। दूसरी तरफ कारण देखना है, दूसरी कंडीशन देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या से क्या कर रहा था, तो जूझ रहा था। इस पर 1862 तक जो है इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी जो है विक्टर एमैनुअल ने शासक मान लिया था। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे 1862 तक जो है इटली, रोम तथा जो वेनेशिया को छोड़कर बाकी जो भी वहाँ के राज्य थे सभी विलय होकर रोम चला गया था। और साथ ही सभी जो वहाँ पर किसको जो है शासक मानने लगा, तो विक्टर एमैनुअल को मानने लगा। यहाँ तक जो है विक्टर एमैनुअल का कहानी खत्म होता है, आगे देखने वाले हैं। और जो है एकीकरण में किनका किनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो तीसरे नंबर पर आप सभी देखेंगे तो गेरिबाल्डी जी का जो है बहुत बड़ा योगदान था। देख सकते हैं यहाँ पर गेरिबाल्डी का पिक्चर आप सभी के फोन स्क्रीन पर है। इस बीच में जो है महान क्रांतिकारी गेरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। और इसी समय जो है इसी बीच जो है महान क्रांतिकारी गेरिबाल्डी जो सशस्त्र क्रांति द्वारा जो दक्षिणी इटली के रियासतों पर क्या कर रहा था, एकीकरण करने का प्रयास ये भी कर रहा था और जो यहाँ पर गणतंत्र तंत्र की स्थापना करने का ये भी प्रयास कर रहा था। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और आपके एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो याद रखिएगा यह जो है नाविक था और जो है मेजनी के विचारों का समर्थक था। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इनका जो विचार सबसे ज़्यादा किससे मैच करता था, जो मेजनी था इनका और इन दोनों का विचार के जो ये समर्थक थे। मेजनी जो बोल देता था ये भी जो उसी वैसे ही करना चाहता था, ये भी जो है इटली का एकीकरण करना चाहता था। इनका जो है उनका सोच मान सकते हैं दोनों का एक तरह था, परंतु बाद में जो है काबुल के प्रभाव में आकर जो है संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। और बाद में जो है इन्होंने क्या किया, काउंटर काबुल के पक्ष में आकर उसके विचारों के समर्थक होकर, परंतु बाद में जो है इनके प्रभाव से आकर क्या किया, राजतंत्र का जो है पक्षधर बन गया। देखेंगे गेरिबाल्डी ने अपने कर्मचारी तथा स्वयंसेवक संघ की सशस्त्र सेना बनाई। उसने जो है अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल पर क्या किया, नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो गेरिबाल्डी जो थे इन्होंने जो अपने जो भी उनके जो भी कर्मचारी थे, स्टाफ थे, उनके जो भी स्वयंसेवक जो थे उन सभी को लेकर जो है एक सशस्त्र सेना, बहुत ही जो है अच्छे लेवल की जो है सेना तैयार किया। उसके बाद जो उन्होंने किस पर अटैक कर दिया था, तो इटली के दो प्रांत थे, कौन जो है देख सकते हैं तो सिसिली और जो है नेपल्स, दोनों पर क्या कर दिया, तो गेरिबाल्डी जो अचानक हमला कर दिया। इन रियासतों की जो देखेंगे अधिकांश जनता पूर्वो राजवंश के निरंकुश शासक से तंग होकर जो है गेरिबाल्डी के समर्थन में बन गया। और यहाँ के जो शासक थे आप सभी को याद रखना है, सिसिली और नेपल्स के जो पहले से जो शासक थे बुर्बो जो राजवंश थे, ये एक कैसा शासक थे, तो निरंकुश शासक थे। इनसे जो वहाँ की जो भी जनता थे तंग होकर जो है सीधे जो है वहाँ पर जब गेरिबाल्डी वहाँ पर अटैक करते हैं तो सभी जो पहले के जो बुर्बो वंश के जो शासक निरंकुश शासक था उसको जो है ऑटोमेटिक छोड़ के बाद सीधे जो है गेरिबाल्डी के जो है सभी लोग समर्थक होने लगे। गेरिबाल्डी यहाँ के गणतंत्र तंत्र की स्थापना तथा विक्टर एमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभालना चाहता था। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे जैसे जो है गेरिबाल्डी वहाँ पर अटैक करता है तो सिसिली और नेपल्स पहले से तो बहुत ज़्यादा परेशान था, किससे, तो बुर्बो राजवंश के जो निरंकुश शासक था उससे बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था। जैसे ही गेरिबाल्डी वहाँ पर अटैक करता है तो जो वहाँ के जो भी लोग थे सभी मिलकर जो इन्हीं के समर्थक हो गया, किसका, तो गेरिबाल्डी का समर्थक हो गया। और साथ ही में जो यहाँ पर देखेंगे गेरिबाल्डी चाहता भी क्या था, तो यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता और विक्टर एमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भी जो है क्या करना चाहता, तो अपनी जो है सत्ता को संभालना चाहता था। वस्तुतः देखेंगे काबुल ने विचारों जो है गेरिबाल्डी से नहीं मिलते थे। वस्तुतः देखेंगे तो काबुल साहब के जो विचार थे किससे नहीं मिलते थे, तो गेरिबाल्डी से विचार से बिल्कुल नहीं मिलते थे। परंतु जो है
कावुर ने उसके दक्षिणी अभियान का जो है समर्थन किया। बाकी जो उनका जो दक्षिणी अभियान हो रहा था उनका क्या किया, तो बहुत अधिक मात्रा पर क्या किया, तो उनका समर्थन किया, उसके साथ जो है रहने का प्रयास किया। 1862 ईस्वी में गेरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तथा काबुल ने जो है गेरिबाल्डी के साथ इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दिया। और साथ ही में जो है इन्होंने, तो आप सभी को पता चल चुका है, ये जो है इनके विचार से तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। किसके, तो काबर के जो है गेरिबाल्डी के विचार से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। पर भी जो है उन्होंने जो है परंतु काबुल के जो है दक्षिणी जो अभियान चल रहा था उसका बिल्कुल समर्थन किया, उसके आगे बढ़ चढ़कर जो उनका हिस्सा लिया। 1862 में जो गेरिबाल्डी ने जो है रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी तथा काबुल ने गेरिबाल्डी के इस अभियान पर जो है विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए अपने जो पिडमाउंट की सेना को क्या कर दिया था, तो भेज दिया वहाँ पर। इस बीच जो है गेरिबाल्डी की भेंट कावर से हो गई और इसी बीच जो है इनकी भेंट किससे हो गई, तो काबुल से हो गई। उसने रोम के अभियानों की योजना त्याग दी और इसी समय जो उन्होंने क्या किया, तो रोम की जो भी अभियान की योजना था उसको क्या किया था, तो बर्खास्त कर दिया, त्याग दिया। दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि से गेरिबाल्डी ने जो विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। और उन्होंने जो है दक्षिणी इटली में जो भी जीता था क्या किया, बिना कोई संधि हुए, कोई बिना बातचीत हुए क्या किया, गेरिबाल्डी ने जो है विक्टर एमेनुएल को क्या कर दिया, तो सौंप दिया। गेरिबाल्डी को जो दक्षिण क्षेत्र का शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमेनुएल द्वारा दिया भी गया था। और यहाँ पर क्या हुआ, गेरिबाल्डी को जो है दक्षिणी क्षेत्र का शासक बनने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो विक्टर एमेनुएल द्वारा दे दिया गया था, परंतु उसने जो इसे स्वीकार ही नहीं किया। परंतु बाद में क्या किया, ये जो गेरिबाल्डी जो थे इन्होंने क्या किया, उस प्रस्ताव को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। वो अपनी सारी जो है संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने का जो है अग्रसित किया। और साथ ही में जो इनको जो विक्टर एमेनुएल ने क्या बोला हुआ दक्षिणी का जो है इनको शासक बनाना चाहता था, परंतु जो है ये आगे से जाकर क्या कर दिया, मना कर दिया। ये बोला हमें जो है ऐसा जीवन जीना ही नहीं है, शासक वाला जीवन जीना नहीं है, हमें तो एक सिंपल किसान की तरह जो है जीवन जीने का जो है अग्रसित करना चाहता था। त्याग और बलिदान से इस भावना के कारण जो है गेरिबाल्डी के चलित की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया तथा जो है लाला लाजपत राय ने जो है अपनी जीवनी में लिखा। और यही जो कारण था इनको जो एक राष्ट्र मिल रहा था, पर भी जो क्या बोला, हम जो है किसान की भांति जो अपना जीवन जीना चाहते हैं। इसी जो त्याग था, यही जो बलिदान, इसी भावना के कारण जो है गेरिबाल्डी का चरित्र जो है भारतीय, पूरे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इंडियन जो यहाँ पर आज़ाद हुए थे उसके दौरान जो है इनका खूब ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ज़्यादा ये बड़े लेवल पर फेमस हुए। इन्होंने साथ ही में जो है लाला जो लाजपत राय थे वो अपनी जीवनी में भी जो है गेरिबाल्डी का जो है उल्लेख करते हैं, उनको जो है लिखे हैं अपने बुक में। आगे देखेंगे 1862 दुर्भाग्य कारणवश जो है कावुर की जो है मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया और रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुएल द्वारा किया गया होगा। तो यहाँ पर समझेंगे 1862 ईस्वी में क्या हो गया, जो है दुर्भाग्य कारण जो है इनकी क्या होगी, तो मृत्यु होगी। किसका, तो काबुल का मृत्यु हो गया। और इस तरह जो है पूरे इटली का जो है एकीकरण इन्होंने जो क्या किया, तो देख नहीं पाया। साथ ही में देखेंगे रोम तथा वेनेशिया के रूप में जो है शेष इटली का एकीकरण जो है कौन आगे करने लगे, तो यहाँ पर आप सभी देखा गया विक्टर एमेनुएल ने स्वयं किया। 1871 में फ्रांस और फरसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण जो है फ्रांस के लिए पोप के संरक्षण प्रदान करने संभव नहीं था। और 1870 और 71 के बीच में जो है फरसा और फ्रांस दोनों के बीच क्या हो गया, युद्ध का छिड़काव हो गया, जिस कारण जो है फ्रांस के पोप को संरक्षण करना जो है, ये जो संरक्षण करने की प्रदान भी जो है संभव नहीं था। विक्टर एमेनुएल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और यह जो परिस्थिति था, साथ में यहाँ पर फरसा और जो फ्रांस दोनों के बीच जो यूरोप का क्या हो गया, युद्ध का छिड़ाव हो गया। इसके जो फ्रांस जो उनको जो है पोप को संरक्षण देने में जो है असमर्थ था, मान सकते हैं। विक्टर एमेनुएल जो है इसी स्थिति को देखा, यही जो परिस्थिति को देखने का क्या किया, लाभ उठाया। पोप ने अपनी जो है आपको जो है विक्टन सिटी के किले में बंद कर लिया और यही जो कारण था, यही जो विक्टर एमेनुएल ने स्थिति का लाभ उठाया और पोप ने जो अपने वहाँ जो विक्टन सिटी के किले थे उसमें अपने आप को क्या कर लिया, बंद कर लिया, बाहर निकला ही नहीं इस युद्ध में। विक्टर एमेनुएल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम के इटली में मिला लिया। और यहाँ पर आप सभी को समझेंगे, ये जो आप क्या किया, तो पोप में एक जगह था विक्टन सिटी, उसमें बंद हो गया और एमेनुएल साहब क्या किया, यहाँ के जो पोप के राजमहल थे उसको छोड़ दिया, बाकी जो इटली के जो भी थे उसको रोम में मिला लिया और अपनी राजधानी नई स्थिति के पोप में जो है तत्कालीन स्वीकार नहीं किया। अंततः इस समस्या का निदान जो है मुसोलिनी द्वारा जो है अब
उनके पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। और यही जो कारण था, यहाँ पर क्या हुआ, वो जो है अपना घर में बंद हो गया। साथ में जो इटली और रोम के साथ क्या किया, तो अपना राजधानी बना लिया। स्थिति में जो पोप के दो तत्कालीन स्वीकार भी नहीं किया इस समस्या का। अंततः जो है इस समस्या का निदान जो है मोसोलिनी द्वारा जो हुआ, जबकि जो उसने पोप के साथ जो है समझौता कर क्या कर दिया, तो वेटिकन स्थिति का स्वीकार कर लिया। आगे देखेंगे इस प्रकार 1871 तक जो इटली का एकीकरण जर्मनी में जो है देखेंगे तो मेजनी हो गया, काबुर हो गया, गिरेवाली जैसे राष्ट्रवादी नेताओं, एक विक्टर एमुलियस जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं से जो है पार्श्व में राष्ट्रवादी जो है चेतना सर्वोपरि रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार जो वहाँ पर जो इटली था, वहाँ पर छोटे छोटे जो है राज्य का अलग अलग राजा हुआ था। सभी के अंदर जो है एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना नहीं था। सभी जो है अलग अलग, सभी का अलग अलग सांस्कृतिक था, सभी का अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र था, सबका जो है कल्चर अलग अलग था। फिर भी जो है यहाँ पर जो है 3 ऐसे महान व्यक्ति बोल सकते हैं। मेजनी का जो है बहुत बड़ा योगदान है, कावूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, और गेरिबाल्डी, सभी मिलकर जो है, और यहाँ के जो नेता थे विक्टर एमुनियस जैसे शासक मिलकर जो यहाँ पर क्या कर दिया, तो इटली का एकीकरण कर दिया और एक जो है बहुत बड़ा राज्य जो है देश बना दिया। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं यहाँ तक इटली का एकीकरण जो है किस किस प्रकार हुआ। अब यहाँ पर हम सभी इससे आगे समझने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण किस किस प्रकार हुआ है। जर्मनी के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। अंततः दोनों देश में जो है एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। और यहाँ पर देखेंगे साथ, उधर तो इटली का हो ही रहा था एकीकरण, साथ ही में जो यहाँ पर क्या हो गया, तो जर्मन में भी जो भी क्षेत्र था उनकी जो है प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही थी। साथ में लगभग जो वहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर भी कुछ कुछ होने लगा। जर्मनी मध्यकाल लगभग जो है 800 ईस्वी में जो है सलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक जो है सुदृढ़ अवस्था में रहा। परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह जो है खंडित राज्य था, जिसमें जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे जर्मनी जो मध्यकाल में लगभग कितनी ईस्वी पूर्व में, तो आप सभी को याद रखना है लगभग 800 ईस्वी में जो है सलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक जो है सुदृढ़ अवस्था में रहा था। कौन, तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे जर्मनी। और देखेंगे परंतु आधुनिक युग के आते आते जो है जर्मनी जो है चलते जो यहाँ पर विखंडित हो गया। लगभग जो है 300 बोला जाता छोटे बड़े राज था उस जर्मनी में। देखेंगे तो छोटे छोटे कितने राज्य थे, तो 300 छोटे छोटे बड़े बड़े जो यहाँ पर राज्य थे। उनमें देखेंगे तो यहाँ पर उनकी जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमानता भी मौजूद थी। देखेंगे ये जो 300 छोटे बड़े राज्य थे उसमें देखें उनकी जो है राजनीतिक पकड़ अलग था, उनकी जो सामाजिक विचार, जो भी उनकी जो धार्मिक, जो धर्म विषमानता थी, सभी जो है वहाँ पर मौजूद था। और जहाँ पर देखेंगे प्रोटेस्टेंट मत लोगों की संख्या जो है ज़्यादा थी, वहाँ फ्रांस सबसे शक्तिशाली राज्य था और एवं अपना प्रभाव बनाए रखा। दूसरी तरफ देखेंगे तो दक्षिणी जर्मनी के जो कैथिल बहुलक राज्य की जो प्रतिनिधि सभा डाइट जिंदा थी। यहाँ के सभी जो है मिलते थे। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे, वहाँ पर देखेंगे तो सभी में जो है अलग अलग था। वहाँ पर जो जर्मन राज्य, वहाँ के जो प्रोटेस्ट की जो संख्या देखेंगे तो सबसे अधिक था। वहाँ पर प्रसा सबसे शक्तिशाली, उनमें देखेंगे जर्मनी में तो सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो प्रसा राज्य जो है सबसे शक्तिशाली था, अपना प्रभाव बनाए रखता था पूरे जो है राज्य भर में। दूसरी तरफ देखेंगे तो दक्षिणी जर्मनी के जो कैथोलिक बहुल के जो राज्य थे, इनका जो सभा डाइट जिंदा भी था, जहाँ सभी मिलते थे उस जगह पर, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। परंतु जो है वहाँ पर इतने छोटे 300 छोटे बड़े राज्य थे, सभी जगह के अलग अलग राजा थे, इन सभी का जो है अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना का क्या था, तो अभाव था। सभी जो है एक अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है एक जगह एकत्रित नहीं हो पाते थे, सभी जो अपने देश के प्रति जो है सोच नहीं पाते थे अच्छे से, जिसके कारण जो है एकीकरण का जो है मुद्दा उसके समक्ष नहीं था। जिसके कारण जो है यहाँ पर जर्मनी में क्या था, तो सभी लोग जो है एकीकरण का जो है उनके सामने जो है कोई मुद्दा ही उत्पन्न नहीं हो रहा था। सभी चाहता ही नहीं था जो हमारा यहाँ भी जो है एकीकरण हो, एक साथ पूरा जो है राज्य जो है एक देश बन जाए। जिस प्रकार जो इटली था वैसा चाहता नहीं था यहाँ के लोग। वस्तुतः जर्मनी एकीकरण के पृष्ठभूमि का निर्माण जो है श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण का जो है यहाँ पर पृष्ठभूमि का निर्माण श्रेय किसे दिया जाता है, तो बोनापार्ट साहब को दिया जाता है। क्योंकि उसमें देखेंगे 1806 ईस्वी में जो जर्मन प्रदेश को जो जीत कर जर्मन राज्य संघ की जो निर्माण किया था, यही जो जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगा। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे 1806 ईस्वी में जो जर्मन राज्य संघ की निर्माण किया, जिससे जो है वहाँ के जो भी जर्मनी के लोग थे उनके अंदर जो है धीरे धीरे आप जो है राष्ट्र के प्रति जो है भावना उत्पन्न होने लगा। इसी दौरान जर्मनी में जो है बुद्धिजीवी, किसानों तथा कलाकारों जैसे जो है हिंगेल हो गया, काउंट हो गया, होवल्ट, अर्डेनेंट, जेवक, ग्रीब आदि जो थे जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। और इसी समय जो इसके जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के जो भी वहाँ पर के किसान थे, कलाकार थे, सभी मिलकर जो जैसे हो गए यहाँ पर समझेंगे हिंगेल थे, हिंगेल काउंट थे,
हेम्बोल्ट थे और अंटेंड थे, जेंक जो है ग्रीब आदि सभी मिलकर क्या किया, तो जर्मन राष्ट्र की भावना की और आगे बढ़ने लगे। हिंगेल ने जो है ऐतिहासिक द्वैतवाद की जो व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद की विकास की भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हिंगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे हिंगेल जो कैसा व्यक्ति था, तो द्वैतवाद क्या होता है, एक तरह जो भी अच्छाई होता है वो बोल सकते हो, दूसरी तरह जो निगेटिव बात था यानी बुराई जो था उसी को द्वंद्ववाद, दोनों जो है अलग अलग बात होता है, तो इसी को द्वंद्ववाद बोलते हैं। जर्मन राष्ट्र का जो है विकास में भूमिका निभाई, किसका जो है अहम भूमिका था इस पर देख सकते हो, तो हिंगेल का भी था। प्रसा का जो चांसलर था यहाँ पर बोल सकते हैं बिस्मार्क हिंगेल के विचारों से जो है काफ़ी ज़्यादा क्या था, तो प्रभावित होता था। अंटेंट ने जो है कविता के माध्यम से देशभक्ति की जागृति की। हेंडरवर्क तथा जो है नोवोसिलिस ने जो है जर्मनी के गौरवमन अतीत को सामने रखा। चित्रकार ने जर्मनी संस्कृति को उजागर किया। यहाँ जो भी अलग अलग व्यक्ति थे, किसान का जो काम था वो उस माध्यम से जो है पूरे देश में एक तरह होने की भावना किया। कलाकार जो जैसा कर सकता था वो जो अपने अनुसार वैसा करने की जो है करला किया। जो भी गायक था, गायक जो ऐसा ऐसा गीत निकाला अपने राष्ट्र के प्रति, जो उन सभी के अंदर जो है ये भावना उत्पन्न हो। जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन के शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी को भी जो है योगदान था। और यहाँ पर देखेंगे तो गायक का भी तो योगदान तो था ही, साथ में वहाँ के जो भी विद्यार्थी था उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। साथ में वहाँ के जो शिक्षक थे उनका भी जो है बहुत बड़ा योगदान था। और शिक्षक एवं विद्यार्थी जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य में जो है वरेसन फर्स्ट नामक जो है सभा का स्थापित किया। और साथ में देखेंगे वाइवर राज्य का यौन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे शिक्षक और विद्यार्थी सभी मिलकर जो है एक उद्देश्य किया, जैसे वरोसेन सेफ्ट नामक जो है सभा स्थापित किया। वाइवर राज्य का जो है एक विश्वविद्यालय था जिसका क्या नाम था, तो येना विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना दिया गया। यद्यपि मेटरनिक इस आंदोलन के कुचलने के लिए जो है दमनकारी कानून कार्लसवाग के आदेश पर जो है क्या किया, तो जारी कर दिया। और यहाँ पर देखेंगे तो मेटरनिक के जो इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी जो कानून कार्ल मार्क्स के द्वारा जो आदर्श किए गए, तो इसको क्या कर दिया था, तो जारी कर दिया था। परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिससे जो है एकीकरण का काम आगे बढ़ने का सहायता प्रदान भी की जा रही थी। आगे देखेंगे इस परिक्षेप में जो है एकीकरण का आर्थिक परिस्थिति भी निर्मित होती जा रही थी। 1834 जर्मनी व्यापारी ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालवेरिक नामक आर्थिक संघ बनाया था, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ में जो है जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा था। वहीं पर देखेंगे इसमें जो है आर्थिक परिस्थिति से निर्मित हो रहा था। और 1834 ईस्वी में जो इन्होंने जर्मनी के जो भी व्यापारी थे सभी मिलकर जो है यहाँ पर एक जो है संस्था की स्थापना की, एक संघ की स्थापना की जिसका नाम था जालवेरिन। और यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे इसमें क्या क्या होता था, तो यहाँ पर जो भी उस संघ के जर्मन क्षेत्रीय जो भी आदत है उसको कुचलने का प्रयास किया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था कि बावजूद जर्मनी का जो है राष्ट्रवादी तक अभी जो है संगठित हो पाया था। आगे देखेंगे फ्रांस 1830 की क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूरी जो है दिया। होनोवेर आदि राज्य में जो है लोकतांत्रिक विरोध होने लगा, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर जो है कुचल डाला। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद की एक बड़ी जो है भीड़ दिया। और दूसरी तरफ देखेंगे इस क्रांति में मेटरनिक का अंत भी कर दिया गया। और इस समय जो है जर्मनी राष्ट्रवादी का 1 मार्च 1848 के पुराने सांसद की सभा फ्रैंकफर्ट में भी बुलाया गया। और यहाँ पर 1848 की क्रांति के बाद जो है जर्मनी राष्ट्रवाद को एक बार जो है भड़का दिया गया था। दूसरी तरफ देखेंगे तो क्रांति में जो मेटरनिक का यहाँ पर क्या हो गया, ये जो मेटरनिक युग चल रहा था उसका भी अंत हो गया। इस समय देखेंगे तो जर्मनी में जो है राष्ट्रवादी का 1 जो है मार्च 1838 में जो भी वहाँ के पुराने संसद की जो सभा थी उससे जो फ्रैंकफर्ट में सभी को एक साथ बुला लिया गया। और यह निर्णय लिया गया कि फ्रांस का फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र के जो है नेतृत्व करेगा। और यहाँ पर ये निर्णय कर लिया कि फ्रांस का जो शासक फ्रेडरिक विलियम जो जर्मन पर क्या करेगा, राष्ट्र करेगा, इसके नेतृत्व में करेगा। उसी अधीन में जो है समस्त जर्मन राज्य के एकीकृत किया जाएगा और एक ही साथ ही में लोकतांत्रिक वैधानिक राजतत्व शासन सिद्धांतों को अपनाया जाएगा। तो परंतु फ्रेडरिक जो कि एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था। तो फ्रेडरिक जो है कैसा शासक था, तो याद रखना यह निरंकुश और जो रूढ़िवादी शासक था, उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ पर जो लोग सब मिलकर जो सब योजना बनाया, जो भी विचार किया, इनसे जो है यहाँ क्या कर दिया, तो ये जो है बिल्कुल उसको जो है इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वह जो है स्पष्ट रूप से ये तो अस्थायी संघर्ष से बचना चाहता था। और वो जो इसका जो एक ही जो फ्रेडरिक को क्या बोला था, तो यहाँ पर जो है सभी उसके नेतृत्व में ऐसा किया जाएगा, परंतु ये क्या किया, इनकार कर दिया। वो जो चाहता था, जो भी ऑस्ट्रिया में जो भी यहाँ पर संघर्ष हो रहा था, युद्ध से क्या होना चाहता, सिंपल भाषा में ये जो है वहाँ पर बचना चाहता था।
जर्मनी में कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव से विरोध में था। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही में जर्मनी राज्य में जो विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिससे जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस मिलकर जो है दबा दिया। समझेंगे फ्रांस अब तक समझ चुका है कि जर्मनी का एकीकरण उसके नेतृत्व में हो सकता है, इसीलिए उसने अपने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी। इस बीच जो है फ्रेडरिक का देहांत भी हो गया और उसका भाई विलियम फ्रांस का शासक बन गया। इसी समय देखेंगे फ्रांस था, उसको समझ में आ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसके नेतृत्व में हो सकता है, इसीलिए उसने क्या किया, सैन्य शक्ति और जो है अपना जो भी आर्मी वाला था शक्ति, उसको सैन्य शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसी बीच देखेंगे तो फ्रेडरिक जो था उन्होंने क्या किया, साफ जो इनकार कर दिया था, तो इनका क्या हो गया, वहां पर देहांत हो गया। बाकी देखेंगे उसका जो फ्रेडरिक था, उसका भाई जो विलियम प्रसा था वहां का शासक बन चुका है। विलियम देखेंगे तो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था और विलियम जो वहां के राजा बना तो वो जो कैसा व्यक्ति था, तो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारने के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई थी और साथ में आधारभूत संरचना काफ़ी सुधर गई थी। और इसी के कारण देखेंगे तो वहाँ पर जो है इसकी तेज हवा होने लगी। जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का तेज हवा बहने लगा, संरचना में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने लगा। सिर्फ जर्मनी राष्ट्र का एकता के लिए सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुए और विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य में ध्यान में रखकर जो महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया। साथ ही में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो चाहता था, ये जो युद्ध करना नहीं चाहता था, ये उनका क्या हो गया, उसी बीच में जो है डेट हो गया। साथ ही में जो वहाँ के जो लोग थे उन्हें अपनी सेना को क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। इसी समय जो है उसका जो भाई था फ्रेडरिक का, उनका भाई जो है यहाँ पर क्या बन गया, शासक बन गया। और इनका जो भाई बोल सकते हैं अच्छे व्यक्ति था, राष्ट्रवादी विचारों का ये बोल सकते हैं पोषक था। औद्योगिक क्रांति से इनकी तेज हवा बहने लगी। उस समय जो औद्योगिक क्रांति भी हो रहा था। इसी समय देखेंगे राष्ट्र में जो एकता का सूत्र बांधने का तेज प्रयास किया जा रहा था विलियम के द्वारा। और साथ ही में देखेंगे विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य में ध्यान में रखते हुए जो एक महान कूटनीतिक जो बोल सकते हैं, ये जो बिस्मार्क को अपना चांसलर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। जर्मनी का एकीकरण में जो है किन किन व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान था, तो आगे हम देखने वाले हैं। बिस्मार्क से जो है पार्ट 3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो आप सभी पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।